नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूँ। 8-9 साल की एक लड़की टेनिस खेला करती थी। टेनिस शौक था उसका, लेकिन उसके लंबे बाल जो थे वो खेल में खलल डाला करते थे। उसने कटवा दिए। वो लड़की बड़ी होती गई और देश में उसने एक इतिहास रचा। हिंदुस्तान की पहली आईपीएस महिला ऑफिसर बनी। पंजाब में पोस्टिंग थी, पंजाब से दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली में ट्रैफिक का जिम्मा दिया गया। चर्चा इस बात की हो गई कि वो कहीं भी जाती हैं तो गाड़ियाँ इधर उधर खड़ी होती हैं तो उठवा लेती हैं। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक हुआ करती थी, उनकी भी गाड़ी कहीं ऐसी ही पार्क थी, उन्होंने उठवा लिया। उसके बाद वो तिहाड़ जेल की, जो देश की सबसे बड़ी जेल है, डीजी बनाई गई। वहाँ उन्होंने कैदियों के बीच में विपश्यना वगैरह शुरू किया। उनके ज़िंदगी को बदलने की कोशिश की। बहुत सारों को नौकरी मिली, एक ने यूपीएससी भी क्रैक किया। जब रिटायर हुई तो वो पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाई गई। जब वो अपना जिम्मा संभालने के लिए जा रही थी तो जहाज़ में इकॉनमी से गई। और आज भी उनकी ज़िंदगी यूं चलती हुई आई है कि एक फिल्म बन रही है उन्हीं के नाम की। कुछ लोग हमारे आसपास ऐसे होते हैं जो जीवन यूं जीते हैं कि वो किस्से कहानियों के द्वंद्वों की हो जाते हैं। 75 साल की उम्र में जवान, जोश और जज्बे से भरी किरण बेदी। किरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। क्या हुआ था कि आप अपने प्रधानमंत्री की गाड़ी उठवा ली थी? क्योंकि गलत पार्क थी वो गाड़ी गलत पार्क थी। और जैसे उस वक्त का माहौल था, पॉलिसी थी, ट्रैफिक पुलिस की पॉलिसी थी कि रॉन्गली पार्क्ड कार्स को आपने उठाना है। मतलब सड़क साफ करो, लोगों के लिए ऑब्स्ट्रक्शन फ्री करो, लोग बिना ऑब्स्टिकल्स के घर जल्दी जाएं, ऑफिस टाइम से पहुंचे। तो सड़कों को रेगुलेशन, ट्रैफिक की रेगुलेशन हमारी प्राथमिकता थी। और रेगुलेशन तो नहीं हो सकती अगर सड़क जगह जगह आपकी ऑब्स्ट्रक्शन है। और अगर पार्किंग गलत हुई होगी तो कैसे करोगे आप? एक बड़ी सड़क, अगर यहाँ पार्क्ड गाड़ी है तो आपकी तो सड़क सिर्फ इतनी होगी, तो उतनी आपकी स्लो स्पीड से जाएगी। लेकिन अगर आपकी गाड़ियाँ पार्क्ड अपने अपने पार्किंग लॉट्स में है और सड़कों पर नहीं है तो क्या होगा? तो वो उनकी गाड़ी भी रॉन्गली पार्क थी। तो मेरे एक ऑफिसर ने उनको चेतावनी दी कि आप अपनी गाड़ी, उनके ड्राइवर को, कि आप, उसने कहा कि आपको मालूम नहीं किसकी गाड़ी है? बोले ये नहीं हमारी पॉलिसी है, आपको वार्निंग दे रहे हैं, आप अपनी पार्किंग लॉट में ले जाओ वरना चालान होगा। तो चालान हो गया। उसने सोचा कि उसका नहीं चालान होगा। तो ये ऑफिसर, उस वक्त एक पॉलिसी थी ट्रैफिक पुलिस की कि कानून सबके लिए बराबर है। तो इंदिरा जी ने आपको कुछ कहा नहीं? इंदिरा जी उन दिनों में बाहर थी, विदेश में थी। लेकिन जब वो आई तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। प्रॉब्लम उनको नहीं थी, प्रॉब्लम उनके स्टाफ को थी, जो उनके आसपास के सेक्रेटरीज थे ना, उनको प्रॉब्लम हुई। प्राइम मिनिस्टर के लिए तो ये छोटी सी बात है। मैंने जो बात शुरू की थी कि बचपन में टेनिस प्लेयर आप हैं, टेनिस खेलती रही हैं, टेनिस आपका शौक भी है, आपने अपने बाल कटवा दिए, उसके बाद कभी बड़े किए ही नहीं। तो ये ऐसे ही रहे और आपने मान लिया कि ये ऐसे ही रहने चाहिए, या कभी मन भी हुआ कि हम इसमें बड़े करें? थोड़े से बड़े होते हैं तो कटवाने चली जाती हूँ। मैं हर तीसरे हफ्ते बाल कटवाती हूँ। इट इज़ ऑलमोस्ट सर्टनली 3 वीक्स। मुझे बाल बड़े संभलते ही नहीं, आदत नहीं है। लेकिन बाल कटवाए थे इसलिए क्योंकि बालों का वो गीले ही रहते थे, सारा दिन खेलते रहते थे, गीले रहते थे, बंधे रहते थे, गुंजल रहते थे। प्रॉब्लम रहती थी धोने में, सुखाने में, प्लैटिंग करने में, पोनीटेल बनाने में। तो वो रास्ते में आते थे, कभी पसीना आंखों में आ रहा है, कभी वो नमकीन पसाने, और आप खेल रहे हैं, मैचेस खेल रहे हैं। तो जब ये, उसकी कुछ वैल्यू ही नहीं थी मेरे लिए बड़े बालों की वैल्यू नहीं थी। मुझे कन्वीनियंस चाहिए थी कि मुझे जो खेल करना उसमें कोई रुकावट नहीं आए, प्रॉब्लम नहीं आए, हर चीज़ सुविधा के लिए। तो ये छोटे बाल इतने सुविधा रहे, इतने कन्वीनियंट रहे, जब मर्जी शावर कर लो, जब मर्जी हाथ ऐसे करके सुखा लो, अपने आप ही सूख जाते थे, हवा से ही सूख जाते थे, सुखाने नहीं पड़ते थे। और कभी वो मम्मी की हेल्प नहीं लानी पड़ती थी, मेरे बाल बना दो। जब आप तिहाड़ के डीजी थी, आपने बहुत काम किया वहाँ।
कैदियों की ज़िंदगी में बहुत बदलाव आया। कईयों ने नौकरी ली, एक ने यूपीएससी क्रैक किया। उस दौरान की कुछ कहानियाँ, कुछ लोग याद आते हैं आपको कि आपने कैसे लोगों को बदला होगा? उस टाइम के लोग मेरे साथ अभी काम भी करते हैं, मेरी संस्थाओं में काम करते हैं, कईयों को बेनिफिट मिला तो वो आश्रम बन गया था। वो जेल से हमने सोच लिया था कि इसको आश्रम बनाएंगे, क्योंकि इतने सारे लोग जब रहते हैं तो या तो इनको नरक बना दें और एक इनको सबक सिखा दें कि क्या होता है अपराध करना, नरक, ताकि लोग नरक से डरें और खौफ हो और तौबा बोल दें और रोए और बीमार हो जाएं। और दूसरा है कि इनको सुधार, क्योंकि इन्होंने जाना है और लक्ष्य यह था कि यहाँ नहीं वापस आना। आप ऐसे मानसिक तरीके से यहाँ से तैयार होकर जाओ कि यहाँ वापस नहीं आओ, मीन्स दोबारा अपराध नहीं करो। सो हमने उनको मानवता सिखाई, मानवता सीख के जाओ ताकि मानवी रहो, बाहर जानवर बन के नहीं रहो और जानवर बन के वहाँ मत रहो, इंसान बन के रहो। इंसान को इंसान बनाने की जो आपकी कोशिशें रही, 1986 में यमुना पुष्टा के आसपास ड्रग एडिक्टेड लोगों के बारे में जानकारी आपको मिली, आपने उनके ऊपर काम किया, नवज्योति फाउंडेशन के ज़रिए भी अच्छा खासा काम किया। ये जानकारी आपको कैसे मिली, कैसे लगा कि इनके ऊपर काम किया जाना चाहिए? नवज्योति जो 1986 में शुरू हुई, आज 2024 है, हजारों बच्चों को, इंसान जो बन चुके, अपना काम काज कर रहे हैं, अपराध नहीं कर रहे हैं, नशे नहीं बेच रहे हैं, नशे नहीं कर रहे हैं, दूसरों को काम दे रहे हैं। यही था, वो नशा बेचते थे, छोटी छोटी चोरियां सीखते थे, वहाँ स्कूल खोल दिए अपराध सुधार के लिए, अपराध सुधार के लिए, क्योंकि सुधार इज प्रिवेंशन। सुधारक आदमी क्राइम थोड़ी करता है, बिगड़ा हुआ व्यक्ति बिगड़ी हुई सोच ही तो अपराध करता है या गलतियां करता है। तो हमने उस वक्त अपराध सुधार एंगल से करा और एक छोटी सी शुरुआत आज वो संस्था बन चुकी, 40 साल बूढ़ी संस्था बन गई, जिसमें बवाना के एरिया में काम करती है। तकरीबन बवाना के जो जे कॉलोनी में जहाँ यमुना पुष्टा की झुग्गियों के लोग, लाखों लोग शिफ्ट हुए थे, वो बवाना में रहते हैं, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में। और वहाँ पर कोई टीचर बने हैं, कोई कामकाजी है, कोई इंजीनियर्स बने। आज भी स्कूल चल रहे हैं, तो आज तो बच्चे 800 बच्चे तो इंजीनियर है वहाँ। इतनी, हाँ, क्योंकि हमारी पार्टनरशिप है। हम यूनिवर्सिटीज़ के साथ पार्टनरशिप करते हैं, रेमेडियल स्कूल चलाते हैं, स्कूल के बाद स्कूल। सरकारी स्कूल में जाओ, जो अधूरा रह गया पढ़ाई हमारे पास कंप्लीट करो। ट्यूशन नहीं करने की ज़रूरत, खर्चे तो पैसे तो थे नहीं उनके पास। कोई रिक्शे वाला का है, कोई ठेले वाला का बच्चा था, कोई सब्जी बेचने वाला का बच्चा था, कोई अनएम्प्लॉयड था, या एक उनका फादर खुद ही अल्कोहलिक था। वो बच्चे हमारे पास जो फ्री स्कूल में पढ़ के आते थे, वो हमारे पास रेमेडियल स्कूल में आते थे, नवज्योति स्कूल में, जो उनको उस सब्जेक्ट पर पढ़ाते थे बिना कोई फीस लिए, बुक्स भी देना, और उनको सब कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंसान बनाए, उनके गुरुकुल बनाए। तो वो आज वो बच्चे बड़े लायक बच्चे बन चुके हैं, इंसान बन चुके हैं, उनके घर बसे हुए हैं। सो नवज्योति तो बसाती रहती है और स्किल डेवलपमेंट करती है, ताकि किरण बेदी को पूरा हिंदुस्तान गांव कस्बे तक जानता है। पुलिस वाली किरण बेदी, कड़क ऑफिसर किरण बेदी, लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी, बहुत सोशल वर्क करने वाली किरण बेदी, पॉलिटिशियन किरण बेदी। किरण बेदी की जो निजी ज़िंदगी है, आज मैं उसमें चलना चाहता हूँ। कम लोग जानते होंगे, मम्मी पापा कहाँ पैदा हुई, कैसे पली बढ़ी, कैसे आगे बढ़ी। इसीलिए फिल्म बन रही है। यही प्रश्नों को बार बार, इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ही तो फिल्म बन रही है। क्योंकि आपने जो शब्द बोले हैं वो थोड़ा जानते हैं कि यहाँ पुलिस सीखी, आपने जैसे चलान का सोचा, क्रेन का सोचा, सुधार का सोचा, लेकिन इनके पीछे, उसके पीछे अनथक मेहनत थी। वो अनथक मेहनत कैसे हुई, किसने मदद की, उस अनथक मदद कैसे हुई, कहाँ से रह के हुई, और उसके अंजाम क्या होते थे, इन चैलेंजेस की, ये सारी इसीलिए तो फिल्म बन रही है। तो ये आप फिल्म में देखेंगे। अब मेरा फिल्म प्रोड्यूसर कहेगा क्यों बोल रहे हो सब कुछ, फिल्म में आने दो। कुछ चीज़ें अगर आपको लगता है ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग रहे हैं, नहीं, घर परिवार रहा आंसर इज है, वेरी सिंपल। जहाँ से आंसर इज वेरी सिंपल, फैमिली। अगर आपके पास आपका फैमिली सपोर्ट है तो आपके पास सारा जहान है। फैमिली सपोर्ट है तो जहान है।
मेरे पास जहान था, मम्मी डैडी, माय पेरेंट्स, माय ओन फैमिली, भगवान की कृपा थी। मैं आपकी ज़िंदगी का एक छोटा टुकड़ा आपसे निकालना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप उसका जवाब ज़रूर दें। फ़िल्में आएँगी, फ़िल्म आपकी भी आएगी, देखेंगे। जो आपकी फैमिली लाइफ़ है, शादी कब हुई, कैसे हुई, आगे कैसे परिवार बढ़ा? परिवार को लेकर आप कैसे चलती रही हैं? वो जैसे कहते हैं ना, एज टाइम ग्रोज, एज द माइंड ग्रोज, मैरिज ऑल्सो फॉल्स इन प्लेस। उसके पीछे नहीं भागे, उसके लिए सर्च नहीं हुई। टेनिस खेलते खेलते ही टेनिस फ्रेंड्स के आपस में टेनिस फ्रेंड ढूंढ लिया। उसे ये नहीं देखा कि उसका घर कितना बड़ा, उसके पास कुछ ना कुछ, वो भगवान की दया से सब कुछ था, लेकिन ये नाप तोल के नहीं किया। ये देखा कि इंसान कैसा है, क्या ये जो मैं हूं उसकी कदर कर रहा है, क्या ये मेरी जीवन का सहायक बनेगा, क्या ये मुझे मेरे रुकावट नहीं आएगा, ये मेरा जीवन का साथी बनेगा, सहयोगी बनेगा, मेरे साथ लाइफ का खिलाड़ी बनेगा और मेरे समय की कदर करेगा, मेरी सोच की इज्जत करेगा। ऐसे चिन्ह ढूंढे थे। वैसा साथी मिल गया और काम भी चलता रहा, शादी भी हो गई, कोई फैनफेयर नहीं हुआ, एक पैसा नहीं खर्चा शादी में, नॉट अ मनी स्पेंड, नो गिव एंड टेक, नो गिव एंड टेक, नो वेस्टेज। वेडिंग रिसेप्शन हुई टेनिस फ्रेंड्स में, जो जिसका मतलब कोई टेनिस खेलते हुए ही रिसेप्शन पे आ गया, क्लब में ही रिसेप्शन हुई, और उस रिसेप्शन का भी खर्चा हम दोनों ने आपस में मिलके किया कि दिस इज आवर वेडिंग, पेरेंट्स ने नहीं खर्चा करना। तो हम लोग इतने सेंसिटिव थे कई चीज़ों में, तो ये सेंसिटिविटी से ही फैमिली मेरी आगे बढ़ी। किरण जी, बाकी जो आम महिलाएं होती हैं उनकी तरह खाना बना लेती हैं? खाना बनाने की ज़बरदस्त नौबत नहीं आई, क्योंकि मुझे हेल्प है घर में, और मेरी हेल्प जो है वो मेरी माँ की देन है। मम्मी ने मुझे ऐसी हेल्प दी है जो मम्मी के टाइम से वो थी और अब तक है। सो मेरी मम्मी जैसा खाना मुझे देती है, जब तक वो है मुझे मेरी माँ की हेल्प है। तो मैं, वो खाना बनाती है और मैं पढ़ती हूँ और ट्रैवल करती हूँ और सेवा भाव रखती हूँ और अपने कर्तव्य निभाती हूँ। जब तक है ये मेरी माँ की देन है, मेरी माँ की मैं वजह से आपके है। करियर को लेकर के सवाल आगे पूछूं। एक सवाल मेरा निजी है। आमतौर पे जो हिंदुस्तानी महिलाएं होती हैं, साड़ी ज़रूर कभी ना कभी पहनती हैं, उनका पसंदीदा लिबास है साड़ी। मैंने किरण जी को कभी नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा होगा। मैंने पहनी है कुछ बड़े, लेकिन हाथ से गिनती कर सकते हैं। शादी वाले दिन मैंने पहनी थी, और जब मैं मसूरी एकेडमी में गई थी तब मैंने कुछ दिनों के लिए पहनी थी, उसके बाद नहीं। ऐसा क्यों है? पसंद नहीं है या फिर कोई कारण है? रुकावट है मेरे लिए साड़ी एक बंदिश है, मुझे रोकती है फास्ट चलने से, हाँ। भागने से, मेरी मोबिलिटी से। तो सुंदर है, लेकिन एक रुकावट भी है, एक बंदिश भी है, एक आपको बांध देती है, तो आपको लिमिट कर देती है। सो मुझे लिमिटेड कोई चीज़ जो मुझे लिमिट करे वो नहीं पसंद। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि आपको जब लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया गया पुडुचेरी का, तो जब आप फ्लाइट से जाने लगी तो आपने कहा कि इकॉनमी क्लास का टिकट ले लो भाई। आप तो चाहती तो बिजनेस क्लास में आराम से जा सकती थी। एक्सेस बैगेज भी नहीं लिया। अच्छा, ये भी था? या वो जो वेट अलाउड था, क्योंकि मैं जा तो रही थी पोस्टिंग के लिए, लेकिन उतना ही वेट लिया जितना अलाउड था। बाकी आते रहेंगे, कपड़े लेते जाते रहेंगे। लेकिन मैं सेवा के लिए आई थी, मैं तो पैसा खर्चने के लिए नहीं आई थी, मैं तो पैसा बचाने के लिए जा रही थी एज लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब मैं उस सारे बजट की जिम्मेदार थी, मैं क्यों खर्चूँ ज़्यादा, मैं तो हर एक पैसा बचाऊंगी। ओथ भी आपने संडे को लिया? ओथ भी संडे को लिया। संडे को इसलिए लिया, वो 29 मई थी, वो मम्मी की एनिवर्सरी थी, और मम्मी का मेरी मदर का एक ही सपना हमेशा होता था कि वर्क इज़ वर्शिप। लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने का फैसला सरकार में हुआ होगा, आपको कैसे सूचना मिली? प्रधानमंत्री जी ने बुलाया था, नरेंद्र मोदी जी ने बुलाया था, और एक दिन मुझे ऐसे ही मैसेज आया कि प्रधानमंत्री जी आपको मिलना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कोई ना कोई कमेटी का मेंबर बना देंगे और कमेटी के लिए बैठ जाएंगे कि रिपोर्ट दे दो पुलिस रिफॉर्म्स की जैसे। तो मैं सोचने लगी ये कमेटी की रिपोर्ट्स को कौन पढ़ता है,
ये अब समय कैसे चला जाएगा। तो अब प्रधानमंत्री जी अगर ये कहेंगे तो मैं ना कैसे करूँगी, लेकिन बात कुछ और निकली। तो मैं उसमें काफ़ी हैरान हुई। ये वही व्यक्ति थे जो मुझे काम ऐसे दे सकते थे, क्योंकि इससे पहले चुनौती बड़ा मुझे ऐसे काम दिए गए जो कोई औरों को नहीं पसंद थे, औरों को पसंद नहीं थे। ट्रैफिक भी जो मालूम था किसी को और पसंद नहीं था, जेल वाला भी काम औरों को पसंद नहीं था, ट्रेनिंग का भी काम औरों को पसंद नहीं था। मुझे वो काम दिए गए जो कि दूसरे सिफारिश से मुझे दो सिफारिश करके नहीं आना चाहते, और ऐसे काम नहीं दिए गए जहां सिफारिश लग के हट जाए अपनी मर्जी से। जो लोग सिफारिशों से टिके हुए थे वो टिके रहे, वो हिले नहीं, और जो बच जाता था वो मुझे काम दे देते। एक वाक्य में देख रहा हूँ कि यू हैव बीन ए फ्रेंड ऑफ मीडिया एज योर पीआरओ हैज़ ऑलवेज गिवन ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ योर वर्क एट 10 AM मीटिंग ऑन डेली बेसिस। ये क्या था? ये 10 AM मीटिंग थी जब मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मेरा ही लास्ट पोस्टिंग थी पुलिसिंग में, जिसके बाद मुझे दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बनना था, और उस वक़्त के प्रशासन ने मुझे नहीं बनाया, ओवरलुक कर दिया था। ये मेरी DG BPRD लास्ट पोस्टिंग थी। इन अ वे ये पार्किंग पोस्टिंग थी कि जब तक तुम पुलिस कमिश्नर नहीं बनते तो यू बिकम अ DG ब्यूरो पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और वो अफसरों की ऑर्गेनाइजेशन थी, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स की, और सीनियर ऑफिसर्स की तो सोच पक्की हो थी, अपना काम करने का तरीका भी पक्का हुआ होता है। तो जब मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में गई, सीनियर ऑफिसर्स की थी पोस्टिंग, और सबका अपना अपना एटीट्यूड था, अपना समय था आने का, समय था जाने का। तो जब मैंने गई तो मैंने जब देखा, अब ऐसे सीनियर ऑफिसर्स को कहना, कुछ नहीं कहने की जरूरत, आई जस्ट सेड एवरी डे हम लोग 10 बजे मिलेंगे, कुछ नहीं कहा। 10, इसको कहते हैं 10 AM मीटिंग। अब सब कुछ आए, इधर उधर हुए, 10 बजे आए, 10 बजे आए। आई सेड वी ऑल मीट एट 10 AM। और उस 10 AM में मीटिंग सिर्फ सीनियर अफसर ही नहीं, उनके असिस्टेंट्स भी, उनका डेप्यूटी भी, और फिर पॉलिसी प्लान होती थी, आज क्या करना है, अगले कल क्या करना है, और आने वाले महीने में क्या करना है, और रिव्यू भी क्या करना है। कुछ नहीं मुझे कहने की जरूरत, तो तुम टाइम से आए कि नहीं। एक बारी आप घर से आ गए और 10 बजे बैठ गए, और साथ में आपके जूनियर्स और डेप्यूटीज भी बैठ गए, पॉलिसी मेकिंग भी हो गई, मिनट्स भी हो गए, और आप मिनट को पहले मीटिंग करने से पहले कल जो अपने फैसला किया था उसको रिव्यू करेंगे, तो उसके बाद आपको दोबारा मीटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं दिन में, क्योंकि आपने तो अपना होमवर्क बना लिया, अपना लिए भी बना लिया, दूसरों के लिए भी बन गया। अब सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनको तो कंप्लीट करना है, चाहे करें या करवाएं, काम शुरू हो गया। और वो ऑर्गेनाइजेशन इतनी प्रगति की कि हम छोटे से कमरों में बैठते थे उन दिनों में। आज प्लानिंग कमीशन से उनको फंड्स मिले, तब मिस्टर आलूवालिया थे, उन्होंने हमें तब 500 करोड़ दिया, जो कि कभी दिया ही नहीं था प्लांट फंड्स में BPRD को, ब्यूरो पुलिस को। देखने के लिए पोटेंशियल देखा, अरे ये ऑर्गेनाइजेशन इतनी अहमियत रखती है सरकार के लिए, तो दे रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। अभी आपने कहा कि आप दिल्ली की पुलिस कमिश्नर बन सकती थी, बनने वाली थी, लेकिन उस समय की सरकार ने ऐसा नहीं किया। इसके पहले भी आपने कहा कि बहुत सारी ऐसी पोस्टिंग्स जहाँ कोई जाना नहीं चाहता था, पनिशमेंट पोस्टिंग माना जाता था, लेकिन आपको दिया जाता था और आप वहाँ लग के काम करती थी। किरण बेदी को बार बार इस तरह की पोस्टिंग ही क्यों मिलती रही? क्योंकि किरण बेदी किसी की खुशामद नहीं करती थी, और किसी के पीछे लग के ये नहीं कहती थी मुझे ये चाहिए, और ये भी नहीं कहती थी कि मेरा हक है। मैं सिर्फ अपना बोलती थी, मेरा कर्तव्य है। मैं हक की बात नहीं करती थी, मैं कर्तव्य की बात करती थी। दूसरे अपने हक के लिए जाते थे, उनके गॉड फादर्स थे, पॉलिटिकल गॉड फादर्स थे, रिश्तेदारियां थी, फैमिलीज थी, दोस्तियां थी। मेरा अपना परिवार था, और वही मैं उसी में संतुष्ट थी। मेरे दोस्त थे लेकिन सहयोगी थे, लेकिन जहां कंपटीशन हुआ पोस्टिंग का, वो ले जाते थे। यहाँ तक कि मेडल भी नहीं, कहीं मुझे पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस आज तक नहीं मिला। आप हैरान होंगे कि जो पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस रूटीन में मिल जाता है 10 साल की सर्विसेज के बाद, वो मुझे नहीं मिला। मुझे पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री मिला, क्योंकि वो गैलेंट्री सामने आ गई, लेकिन पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस आज तक नहीं मिला कभी। क्यों नहीं मिला? कंपटीशन हो गया। जब प्रेसिडेंट के पास वो मेरा रिकमेंडेशन गई, तो एक और ने लगा दिया जैक कि इस बार ही मुझे दे दो,
किरण को तो अगले साल भी मिल सकता है, उसने ले लिया। अगले साल फिर कोई आ गया, फिर ले गया। मैंने कहीं जाके नहीं कहा मुझे क्यों नहीं दिया, नहीं दिया तो ना सही। अफसोस होता है कि कोई जैक लगा करके आगे निकल गया, गॉडफादर नहीं था, इस तरह की सिफारिशें नहीं रहीं, ज़िंदगी में जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, जिसकी बहुत हकदार थी आप। मैं सोचती हूँ जो मुझे मिला उस किसी वजह से मिला। सो जो भी मिला मन मर्जी ईश्वर की राय से मिला, मैंने मांग के नहीं लिया कभी। इसीलिए उसमें सब कुछ मिल गया। हर पोस्टिंग भी आज भी आपको याद आ रही है। क्यों याद आ रही है? क्योंकि मांग के नहीं मिली थी, अपने आप आई थी। किरण जी, आज यहाँ से पीछे मुड़ के आप देखती होंगी पूरा पड़ाव अपना, पूरी कामयाबियाँ, पूरा करियर, कोई ऐसा आदमी जो आपको बहुत इम्प्रेस करे? एक व्यक्ति जिसने बिना कुछ चाहे माँ से मांगे जो मदद की, वो थी मिस्टर इंद्रजीत गुप्ता, जो होम मिनिस्टर रह चुके इंडिया के। इंद्रजीत गुप्ता जी जब होम मिनिस्टर थे, उस वक़्त मेरी प्रमोशन रुकी हुई थी और प्रमोशन मुझे नहीं मिली थी जब मैं जेल से निकली। उल्टा मेरे से जवाबदेही मांगी जा रही थी कि तुमने ये सारे सुधार किस रूल्स में किए, किस लॉज में किए, जबकि सब कुछ लिखित था, उनको नहीं मालूम था। मेरे से मांगा गया कि तुम एक्सप्लेन करो कि आपने ये क्यों किया, कैसे किया। मैंने कहा आप कानून पढ़ लीजिए। मैंने जवाब एक ही लाइन दी, कानून पढ़िए। मैं आपको क्यों कानून पढ़ाऊं? आपने मेरे से पूछा, मैंने बता दिया। प्लीज रीड द जजमेंट्स ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड रीड द मैनुअल। उन्होंने फिर से जवाब मांगा, नहीं यू एक्सप्लेन। ऐसे नो, मैंने आपको जवाब दे दिया। उससे से क्या हुआ था, उन्होंने मुझे सील्ड कवर में रखा था मेरी आईजी की प्रमोशन से रोकने के लिए, क्योंकि उनको गुस्सा था कि इतना ज़्यादा सुधार हो गया। रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी इसको मिल गया। प्रेसिडेंट क्लिंटन ने भी इनको इनवाइट किया, हमें नहीं लिया, क्या आपको क्यों इनवाइट किया। बहुत गुस्से में थे। नफीसा अली मेरी सहेली थी, वो जानती थी कि मेरी प्रमोशन रुकी हुई है, तो उसे, किरण मेरे अंकल इंद्रजीत गुप्ता होम मिनिस्टर हैं, चल मैं तुझे ले चलूँ उनके पास, तेरी प्रमोशन क्यों रोकी हुई इन्होंने। वो मेरी दोस्त थी। तो मैंने कहा नहीं वीज़ा कोई जुड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे नहीं, मैं नहीं उनको जानती, ऐसे नहीं मुझे चाहिए चीज़। नहीं तू चल मेरे साथ, वो मेरे अंकल है, उसके अंकल थे। मुझे ले गई पहली बारी ऐसे, मैं सामने उनके बैठी। उन्होंने पता क्या बोला, मुझे मालूम है तेरी प्रॉब्लम, मुझे मालूम है कि ये जो तेरा ये काम हुआ था ना, ये सारे ईर्ष्या कर रहे थे तेरे साथ। आई नो इट, ही यूज दिस वर्ड्स। तो ईर्ष्या कर रहे थे। उन्होंने कहा मुझे मालूम है, मुझे ये नहीं कहा, ना ही मैंने कुछ कहा, ना ही उन्होंने मेरे से पूछा, मुझे मालूम है, इतना इनफ। मैं आ गई। पता नहीं उन्होंने क्या किया, उसके बाद मेरे से जवाब नहीं मांगा गया और पता नहीं कुछ हफ्तों के बाद मेरी प्रमोशन आ गई। एक इंसान ने किया मेरे लिए, एक मेरी सहेली ने किया और एक इंसान ने किया। कोई ऐसा आदमी जिसने बहुत नुकसान किया? बहुत सारे, बहुत सारे, एक ने नहीं, बहुत। कुछ विजिबल हो गए और कुछ नहीं विजिबल हुए। बहुत सारे ने छिपे हुए, इट्स लाइक स्नेक इन द ग्रास, पता भी नहीं चले कि ऊपर से कुछ नीचे से कुछ, तो करके चले जाते। जैसे फॉर इंस्टेंस आई गिव यू एन एग्जांपल, छोटी बात है, हमने एक अरेस्ट किया, गैंग को अरेस्ट किया, खूनखार गैंग को अरेस्ट किया एज ए डीसीपी वेस्ट। मैं उस वक्त 32 ईयर्स ओल्ड होंगी, तो सर्विस की पहली पोस्टिंग थी। गैंग को अरेस्ट किया जो किसी के हाथ आ भी नहीं रहा था, मेरे स्पेशल स्टाफ ने अरेस्ट किया, बड़ी मेहनत से अरेस्ट किया, उनकी हम इंटेरोगेशन कर रहे हैं। और हमारे फ्रेंड दोस्त, फ्रेंड कॉलीग, ऊपर से बड़े फ्रेंड, तो मीडिया को लीक कर देते हैं, किरण ने ना उन लोगों को वहाँ थाने में बैठाया हुआ। मेरी इंटेरोगेशन चल रही है, अभी मुझे पता नहीं कितनी मेरी रिकवरी करनी है, तो मीडिया को बता दे कि वो बैठे, जाओ जाकर देखो। तो मुझे डिफेंसिव पे डाल देना कि मैंने कोई इंटेरोगेशन चल रही हूँ, बिना गिरफ्तारी की मैं इंटेरोगेशन क्यों कर रही हूँ, जान के उन गैंगस्टर्स के बारे में बता दी। तो क्या होता था, हमको फिर अपनी गिरफ्तारी को एक्सपेडाइट करना पड़ता था, फिर पुलिस रिमांड लेना पड़ता था, और पुलिस रिमांड में वो बोले या नहीं बोले भगवान जाने, रिकवरी होना पड़े ना रिकवरी पर, तो जान के साबोटाज करते थे। उन दिनों में सफलता, कई जहाँ जहाँ सफलता होती थी। एक किताब भी निकली थी शायद दिल्ली पुलिस में, अगर आप वो किताब देखेंगे तो बड़ी अजीब सी बात है। दिल्ली पुलिस की किताब में मेरा कोई जिक्र नहीं। अच्छा। हाँ, इतनी बढ़िया
कॉफ़ी टेबल की बुक बनी है दिल्ली पुलिस में, उस दिल्ली पुलिस की कॉफ़ी टेबल की बुक में मेरा कोई जिक्र नहीं। सो हमारे पास बहुत सारे ऐसे से दोस्त थे। 2 पुलिस कमिश्नर जो मैं कभी नहीं भूल सकती, या 3 पुलिस कमिश्नर कभी, वेद मारवासी जी को नहीं भूल सकती, JN चतुर्वेदी जी को नहीं भूल सकती, अजय राज शर्मा जी को नहीं भूल सकती। इन तीनों ने मेरे करियर को बहुत उठाया और बहुत सारे अच्छे भी थे, लेकिन आउटस्टैंडिंग अगर मैं कहूँ शुभचिंतक, तो अगर आउटस्टैंडिंग है तो ये 3 थे जिन्होंने जेन्युइनली मेरी बिना मुझे कुछ कहे बढ़ाया। दिल्ली में जब चुनाव हो रहे थे 2015 के, तो किरण जी को चेहरा बनाया गया था। राजनीति में आपके आने का कारण क्या रहा था? एक रिक्वेस्ट आई थी। किसकी थी? इट वॉज ऑन रिक्वेस्ट कि आप को दिल्ली दिल्ली आपको पसंद करती है, दिल्ली के लोग आप में विश्वास करते हैं, हमको दिल्ली जीतना है, तो आप अपने आप को त्यागो। मुझे कहा गया था अपने आप को त्यागो, तो ये तो शब्द त्याग का कौन नहीं करेगा। तो मैं दिल्ली के लिए त्यागी, वो मेरे लिए एक त्याग था। तो त्याग तो फिर एक ही बार ही होता है, उसके बाद में दोबारा त्याग की ज़रूरत नहीं पड़ी। प्रधानमंत्री के साथ जब जब आपका संवाद रहा है, क्या रहा है, कैसा रहा है? बहुत मेंटरिंग है, क्लैरिटी है, गाइडेंस है, दूरदर्शी है, सुझाव है, बहुत आपकी सपोर्ट सिस्टम है, क्लियर विजन है, बहुत क्लैरिटी है उनकी विजन में, और पूरा देश भक्ति से भावना है जी। और सेल्फलेसनेस है कि ये देश के लिए ये चाहिए, देश के लिए हमको ये करना है। क्लैरिटी बहुत है, आइडियाज़ बहुत अच्छे, और उसकी अकाउंटेबिलिटी भी बहुत है। एक बार ये आपको उन्होंने कह दिया तो आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप करके दिखा देंगे। आपसे ऐसा कुछ कहा? खुद मॉनिटर करते थे, नीति आयोग से मिलके प्रधानमंत्री जी खुद ऑनलाइन जूम वगैरह पर कॉन्फ्रेंस पे हिसाब लेते थे कि ये हुआ, अब इतने 2 महीने पहले हुआ, तो अब क्या हुआ। सो इट वाज कोविड के टाइम पर हो, इतनी चुनौती वाला समय था। स्वच्छ भारत में हज़ारों टॉयलेट्स बने, हज़ारों के घर बने पुडुचेरी में पानी पहुंचा, पाइपलाइंस लगी, नालियां साफ़ी, बहुत कुछ हुआ, प्रशासन में सुधार हुआ, पैसे की वेस्टेज बंद हो गई। हर टॉयलेट जियो टैग्ड था। ये आप ये नहीं कह सकते जी इतने टॉयलेट्स बने, जियो टैग्ड था। आप देख सकते थे, देखते थे सैटेलाइट के थ्रू ये बने भी कि नहीं, अच्छा, घर बने भी कि नहीं, वो जियो टैग थे। तो आप गिनती करके झूठ नहीं बोल सकते। जियो टैग से, सैटेलाइट से आप देख सकते थे, जियो ये टैग बने, टॉयलेट्स बने, घर बने। और प्रधानमंत्री इसको चेक करते थे? नीति आयोग और प्रधानमंत्री जी खुद करते थे, ये खुद करते थे। और कॉन्फ्रेंसेस ऑफ सेक्रेटरीज की, और कहाँ चीफ मिनिस्टर्स को भी बुलाना, लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी बुलाना, खुद करते थे। इट वॉज अमेजिंग किस तरीके से ये एडमिनिस्ट्रेशन क्लोजली चलाते थे। आंधियों के इरादे तो अच्छे न थे, ये दिया कैसे जलता हुआ रह गया। ये शेर कहता है कि हालात बहुत ही ख़राब हैं, बहुत खिलाफत है, लोग बहुत नाराज़ हैं, वो साजिशें करते हैं, फिर भी एक इंसान लगातार आगे बढ़ता चला जाता है, और वो फिर इतिहास रचता है, वो मिसाल बनता है, वो नज़ीर बनता है, जैसे किरण बेदी। आपने समय दिया, आपने बात की, आपका बहुत शुक्रिया जी। सब ईश्वर की कृपा है, एक एक दिन उसकी रहमत हो, उसकी दया हो, उसकी दृष्टि हो, उसकी समझ हो, उसका मार्गदर्शन हो। मैं समझती हूँ वही, क्योंकि तंदुरुस्ती भी मिलती है, सोच भी मिलती है। सो मैं उसका शुक्र करती हूँ, उस कुदरत का, जिन्होंने मुझे ऐसा परिवार दिया, माँ बाप दिए, ऐसी जॉब दी, ऐसी सर्विस दी, जो ये जीवन में कुछ करने को मिला।